हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है और खतरनाक और तबाही लेक्चर अच्छा, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों का जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था लाइफ प्रोसेस, और इसी को हम लोग बोलते हैं हिंदी में जैव प्रक्रम। ओके, तो इस चैप्टर का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, और इसमें क्या क्या होना जरूरी है, जिसकी वजह से ही ये जो हमारी पेड़ पौधे की जो लीफ होती है, ये जो पत्तियां होती है, ये कैसे प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। ओके, तो इस चैप्टर में हम इसको फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे, और ये लीफ के किस पार्ट में होता है फिर उसको भी हम लोग देखेंगे, फिर अमीबा में पोषण, फिर पैरामीशियम में पोषण को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जना वो भी इस लेक्चर को देख पाए और अच्छे से अपनी तैयारी को कर पाए। ओके जी, तो ध्यान दीजिए। तो चलिए अपना क्लास को समय जाया ना करते हुए अपनी बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो कैसे परमिशन देंगे? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए ना? हाँ ठीक है भाई, आज आप परमिशन मिल गया है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला हमारा पॉइंट इसमें आ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण क्या हुआ है, आप लोगों ने रट के रखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और उसी का ही उपयोग करके वो जीवित रह पाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ये सिर्फ तो आपने याद रखी होगी, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होना जरूरी है। देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जो मैंने बोला है उसी में ही राज छुपा हुआ है। क्या बोला है? ध्यान, इसीलिए कहते हैं केयरफुली होकर सुनिए भाई, ध्यान दो। देखो, इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश ना, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, सूर्य का प्रकाश। और दूसरी बात और क्या होनी चाहिए, सूर्य के प्रकाश के बाद जो हमारा मेन चीज आता है वो होता है क्लोरोफिल ना, क्लोरोफिल। अब देखो, लीफ में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जो कि ये क्या है? ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अब देखिए, अब ये इसके अलावा और क्या हमें चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए होता है भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए? और एक चीज होती है जिसका नाम होता है H2O, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जल। देखो, प्रकाश संश्लेषण तभी होगा जब आपके इन्वायरमेंट में या किसी भी प्लांट के इन्वायरमेंट में ये चीजें कंपलसरी हो उसके पास। पहला, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा हो, दूसरी चीज क्लोरोफिल भी उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। ऐसा नहीं वो डेड प्लांट है, पता लगा क्लोरोफिल खत्म हो गया, अरे भाई इधर आ जाओ। और तीसरी चीज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अब सॉरी, अपने पूरे प्लांट में क्या किया हो? ट्रांसपोर्ट हो, मतलब उसके पास जल की मात्रा भी होनी चाहिए। क्या क्या? तो इसमें क्या बनता है, आप लोगों ने जान रखा है इसमें क्या होता है। देखो, इसमें क्या होगा, जब किसी प्लांट पे क्या होता है, सूर्य की प्रकाश पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, और उसके अंदर जो प्लांट होता है, देखिए जो ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसकी ये ग्रीन पिगमेंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। ओके, क्लोरोफिल है। अब देखो, अब क्या होगा, इन्वायरमेंट में क्या है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये उसका यूज करेंगे, और जल का यूज करके ये क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। तो यही हमें इस पूरे प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में यही चीज हमें बनानी है। देखिए कैसे बनेगा, आप ध्यान समझिएगा। हमारे पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड और जल दिया गया है, अब हमें ग्लूकोज को बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ना, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है, तो मैं इसे काम करता हूं, मैं इस डिफिनीशन को लिख देता हूं। तो ये हमारा हो गया, जिसकी वजह से वे जीवित रह पाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब डिफिनीशन को देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका रिएक्शन समझेंगे कि कैसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे वो बन रहा है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा मुझे सर्दी हो गया तो थोड़ा उसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रोसेस है, मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें जो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में
क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जल का उपयोग करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब यही C6H12O6 का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जो कि वो क्या है, पेड़ पौधों के लिए एक भोज्य पदार्थ है, उसी का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और जिसके कारण वह जीवित रह पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। एग्जाम्पल, अब इसका ध्यान से रिएक्शन देखिएगा, कैसे आखिर ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या है, मतलब क्या है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इनके पास क्या है, H2O है। अब ये इसी का उपयोग करके विद द प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश, मतलब सनलाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश, ये हमारा हो गया सूर्य का प्रकाश, और दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ओके, अब ये इसी का निर्माण से क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C6, देखिए C6H12O6, और इसके साथ हमारा बनता है C6H12O6, और इसी के साथ हमारा H2O बन जाता है, और प्लस हमारा ऑक्सीजन बनता है, जो कि हम लोग ग्रहण करते हैं। ओके, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं C6CO2 और प्लस 12H2O। क्यों लगाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 6 है, और यहाँ पे कार्बन 1 था, इसलिए यहाँ पे 6 लगा दिया गया है, और कार्बन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 12 है, क्योंकि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12, क्योंकि इसमें ग्लूकोज कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 12 लगा दिया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो H2O था वो क्या हो गया, 24 हाइड्रोजन हो गए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग फिर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 6 का लगा देते हैं, जना 6 दूनी 12, यहाँ पे ये बैलेंस हो जाए, और ये 12 ये भी बैलेंस हो जाता है, और यहाँ पे भी हम लोग 6 लगा देते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी ये रिलीज हो जाता है। ओके, तो सपोज दैट ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, जो कि भोज्य पदार्थ है, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ये हमारा हो गया ग्लूकोज है, और ये हमारा इतना क्या है, ये हमारा जल है, और ये जो हमारा क्या निकला है, ये ऑक्सीजन निकला है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑक्सीजन, हल्का सा, ये देखिए। तो समझ गए ना, देखिए जो हमारा प्लांट था उसके पास सिर्फ क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल था, कार्बन डाइऑक्साइड और जल था। ये जो हमने बैलेंस के लिए 6 और 12 लगा दिया, तो बैलेंसिंग के लिए लगाया है। तो इसी का उपयोग करके क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है उसमें C6H12 होता है, C6H12O6 होता है, मतलब कार्बन की संख्या 6 होनी चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या 12 और ऑक्सीजन की संख्या 6, और जो ये जल और ऑक्सीजन निकल रहा है इसका अलग से। तो इसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 6 लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 12 लगा दिया, और जब यहाँ पे 12 लगा दिया मतलब 12 लिख दिया, तो हाइड्रोजन 2 था, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गए। तो देखिए 12 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। अब ये देखिए 6 दूनी 12, 12 12 24, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन जो 6 12 बच रहा था, तो 6 यहाँ लगा, 6 यहाँ से देखिए हो गया, और 6 यहाँ से हो गया, 12 ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ओके, तो समझ में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के वजह जल का उपयोग करके जो हमारे प्लांट होते हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं, और जल बना देते हैं, और क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि हम लोग उसका ग्रहण करते हैं। समझ में आ गया। और वो कहाँ पे होता है, इस लीफ पे होता है ये प्रकाश संश्लेषण। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि लीफ के किस पार्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण, उसका क्या नाम है, जो कि इसको हम लोग स्ट्रोमेटा भी बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। यहाँ समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जरा वो भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को समझ पाए, जरा वो जान पाए प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी है, और इसी का उपयोग करके प्लांट कैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन बना ले रहे हैं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा था, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा था, वो कैसे हो रहा था और उसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट के लीफ में होता है वो किस पार्ट में होता है, उसका क्या नाम है, और कैसे कैसे ये सारी प्रोसेस होती रहती है उसमें। तो ध्यान से देखिएगा, मुझे सर्दी हुआ है तो थोड़ा सा इसे इग्नोर कीजिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, लीफ है। देखिए लीफ क्या रहती है, ऐसे ही क्या रहती है, प्लांट पे लड़की रहती है, और इसी के ऊपर क्या पड़ता है, सनलाइट पड़ती है। तो जब इसी के ऊपर सनलाइट पड़ता है ना, तो इसके नीचे एक इसके परत के नीचे एक छिद्र पाया जाता है, हल्का हल्का देखेंगे, इसको हल्का सा करेंगे ना, थोड़ा रफ रहता है, रफ मतलब खुरदुरापन रहता है, और इधर साइड थोड़ा प्लेन रहता है। इसी के ऊपर प्लांट मतलब सनलाइट पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसके नीचे जो ये खुरदुरा वाला पार्ट है, इसी के नीचे एक चीज पाई जाती है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का स्थल है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है,
क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ध्यान से देखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, तो ये क्लोरोप्लास्ट के हमारा क्या होता है, अंदर होता है। देखिए सबसे पहले देखिए, अब ये जो देखिए जो हमारा प्लांट के नीचे जो क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर है, इसको जो आप माइक्रोस्कोप भी देखेंगे, इतने ये मत समझिए कि ये बहुत पतला है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं भाई इसी चीज के अंदर। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये जो हमारा जो क्लोरोप्लास्ट था ये इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये क्या क्या कह रहा है, फिर आपको ये डायग्राम समझ में आएगा एक्चुअली में ये है क्या। ओके, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम लोग क्लोरोफिल बोल रहे थे। प्रकाश संश्लेषण में यही क्या था, रिक्वायरमेंट थी इसकी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल का। तो वही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है एक हरे रंग का पिगमेंट पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल होता है। और CO2 जो रंध्र होती है, रंध्र को बोलते हैं स्टोमेटा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें देखिए स्टोमेटा पोर यहाँ पे दिया गया है, और इसी के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, एक सिंथेसिस होती है। ओके, स्टोमेटा में क्या करती है, इंटर करती है, प्रवेश कर जाती है। अब जो ये रंध्र है हमारा, जो ये स्टोमेटा है, ये पत्ती के सतह पर छोटे छोटे छिद्र में उपस्थित होती है। जैसे ये मैंने क्या बोला, ये जो हमारी पत्ती है इसके सतह पर देखिए, सतह पे क्या है, छोटे छोटे रफ रफ लग रहा है ना, इसी के छिद्र में क्या होती है, उपस्थित होती है। समझ गए? तो ये समझ में आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमने किसका डायग्राम है, ये हमारा स्टोमेटा है जो लीफ के अंदर पाया जाता है, और इसी में देखिए क्लोरोप्लास्ट है ना, तो ये इसी के अंदर हमारा सारा प्रोसेस होता रहता है। देखिए ये हमारी क्या होती है, गार्ड सेल होती है, जो कि क्या करती है, लीफ को प्रोटेक्ट करती है, इसकी स्टोमेटा को। और इसके ऊपर ये हमारी क्या बनाया हमने, ये हमने लीफ का स्ट्रक्चर बनाया, जना ये लीफ है, ऐसे ये लीफ समझिए, और इसी के अंदर ये गार्ड सेल पाई जा रही है, इसी में स्टोमेटा पोर पाया जा रहा है इसके छिद्र में, और इसी में क्या पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि उसके अंदर यही सारी प्रोसेस हो रही है। अब देखिए, अब ये जो लीफ है, ये जो मतलब जो हमारी स्टोमेटा पोर है, ये इसके अंदर जब वाटर चला जाता है, मतलब जब ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब पानी को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये फूल जाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे पिचका है ना, पिचका है, पचक गया है, और इसके अंदर जैसे ही पानी आया, इसके अंदर जैसे पानी आएगा, ये क्या करेगा, ऐसे फूल जाएगा ऐसे। ओके, अब जब पानी जब बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, परिवहन। ओके, जब ये पानी बाहर निकल जाता है, फिर इसे ये पचक जाता है। तो ये ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसमें पानी को उसने क्या कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से इसका जो ये जो गार्ड सेल है, ये क्या हो गई है, ऐसे फूल गई हैं, ऐसे फूल गई हैं, ऐसे देखो, ऐसे फूल गई हैं। और जब पानी चला जाएगा तो पचक जाएगा, और जब पानी फिर एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ओके, तो ऐसे ही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया होगा। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हमारा प्रकाश संश्लेषण हो रहा था वो लीफ के किस पार्ट में हो रहा था। तो आप लोग क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पोर पाया जाता है, इसको हम लोग रंध्र बोलते हैं, जो रफ होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। इस स्टोमेटा के अंदर ही हमारा वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से वो फूल जाता है, और जब सनलाइट पड़ती है तो उसमें हमारा पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, और जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, जो कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा प्रकाश संश्लेषण का स्थल की कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ समझ में आ गया हो, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू करते। तो फाइनली अब हमारा पोषण था, इसमें हमने 100 पोषण और उसके प्रकार को देखा, और उसमें जो जो प्रोसेस आ रहे थे, प्रकाश संश्लेषण, कीमो, रसायन संश्लेषण, ये सारी चीजों को हमने डिटेल में एनालिसिस कर लिया है। तो अब हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा है परपोषी, या इसी को हम लोग बोलते हैं परपोषण न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव इसमें आते हैं जो दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। अब हम लोग उन जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, और इससे पहले हमने ऐसे जीवों के बारे में अध्ययन किया जो अपना भोजन खुद से बना रहे थे, जैसे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करके, कुछ बैक्टीरिया थे जो रासायनिक ऊर्जा द्वारा अपना भोजन बना रहे थे। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं ऐसे जीव, तो वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें देखिए दो टाइप्स के आते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। ओके, देखिए एक कोशिकीय जीवों में हमारे कौन आ जाएंगे, अमीबा आ जाता है, इसमें हमारा कौन आ जाएगा, अमीबा, और दूसरा कौन आ जाता है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, और यूग्लिना भी आता है। खैर हम लोग अभी इन्हीं आपके सिलेबस में अमीबा ही दिया हुआ है, अमीबा पैरामीशियम, तो अभी हम लोग अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बहुकोशिकीय जीव आते हैं, जिनमें ह्यूमन लोग आते हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ओके, और ये लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, हम लोग बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो ठीक उसी प्रकार उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीवों में पोषण, कि बहुकोशिकीय जीवों में कैसे होता है, एक कोशिकीय जीवों में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जीवों में जनन। अब जो हमारा वो होता है पहला, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अमीबा, अमीबा में पोषण। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे अमीबा में पोषण।
न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसका पूरा नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, लेकिन हम लोग अमीबा इसको बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया अमीबा में पोषण। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम, चाहे एक कोष के जीव हो, चाहे बहुकोष के जीव हो, इन दोनों में क्या होता है, 5 प्रकार का स्टेप फॉलो होता है। इसमें 5 प्रकार से ही न्यूट्रिशन मिलता है। सबसे पहला इसमें होता है ग्रहण करना, मतलब इंजेक्शन। सबसे पहले हम लोग फूड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद फिर उसका क्या होगा, डाइजेशन होता है, मतलब होता है पाचन होता है। पाचन होने के बाद उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब अवशोषण होता है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है हमारा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, इजेशन होता है, मतलब बहिक्षेपण होता है, उत्सर्जन होता है, फिर हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ओके, तो देखिए जो अमीबा में जो पोषण है वो 5 स्टेप में फॉलो होगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, फूड को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरे में फिर वो क्या करेगा, उसका पाचन करेगा। क्या करेगा, पाचन करेगा। फिर तीसरा प्रोसेस क्या है, पाचन करने के बाद उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। जो न्यूट्रिएंट्स है उससे क्या लेगा, अवशोषण करेगा। फिर उसका अवशोषण होता है। अवशोषण करने के बाद जो चौथा प्रोसेस होता है स्वांगीकरण होता है, मतलब उसका सारा न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, स्वांगीकरण। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हुआ है अब जो उसके बॉडी में है, फिर उसे अपने क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। मतलब 5वां स्टेप क्या है, बहिक्षेपण। फिर उसे क्या वो निकाल देगा, उसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, वेस्ट पदार्थ को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, बहिक्षेपण। तो हमने देखा जो अमीबा में पोषण होगा वो 5 प्रकार के होगा, चाहे अब एक कोष की जीव हो, चाहे बहुकोष की जीव हो। हम लोगों में भी यही होता है, पहले हम लोग फूड को खाएंगे, फिर उसका डाइजेस्ट करेंगे, फिर उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वेस्ट मटेरियल होगा उसको अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देंगे, मतलब स्वांगीकरण करके। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब उसको क्या कर देते हैं, बहिक्षेपण कर देते हैं, एक्सक्रीशन कर देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, और फिर हमारा होता है इजेशन। ओके, यहाँ समझ में आ गया, ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। तो हम लोग अमीबा में देखेंगे ये 4 स्टेप को ये फॉलो करता है, और ये कैसे कैसे करता है इसको हम लोग आगे चल के डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा पहला था एक कोष के जीवों में पोषण, उसमें जो हमारा पहला आ रहा था अमीबा। अमीबा में पोषण हमने देखा, अमीबा में 5 प्रकार के स्टेप होते हैं जिससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। अमीबा नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो। पहला क्या करता है, ग्रहण करता है, फूड को ग्रहण करेगा, फिर उसके बाद पाचन करेगा, फिर उसका अवशोषण करेगा, फिर उसका स्वांगीकरण करेगा, फिर उसके बाद उसको अपने बॉडी से बाहर निकाल देगा, वेस्ट मटेरियल को बहिक्षेपण कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो सपोज दैट जैसे हमने एक क्या बना दिया यहाँ पे, ये हमारा क्या है, अमीबा है, प्यारा प्यारा जग से न्यारा अमीबा। तो ये हमारा क्या हो गया, अमीबा। क्या बोलो, अमीबा। अपने भाई बहन को भी बोलो। अब देखो, अब ये जो अमीबा है इसमें एक केंद्रक होता है, इसका साइटोप्लाज्म होता है, और इसके ऊपर से हल्का हल्का सीडोपोडिया के ऊपर हल्का हल्का कुछ ऐसे हेयर लाइक पोजिशन होते हैं, मतलब दिखता नहीं है, बहुत हल्का हल्का रफ होता है वहाँ पे। उसको सीडोपोडिया बोला जाता है। देखिए ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, इसको सीडोपोडिया। अब देखो सबसे पहले क्या करता है अमीबा, जैसे ही कोई देखेगा फूड तुरंत ललचाएगा नहीं, उसको देखेगा, उसको घेरेगा। ध्यान देखो, जैसे ये हमारा क्या है, अमीबा है, और उसने जैसे ही फूड को देखा तो ये जो फूड को देखने के बाद क्या करता है ना, ये अमीबा उस फूड को ऐसे घेरता है, उसको अपने अंदर घेरता है। अब उसके बाद जैसे फिर उसको क्या कर देगा कि ये हमारा क्या था, भोज्य पदार्थ था, इसका क्या था, भोजन था, रेड कलर सा जो मैंने दिखाया है। अब जैसे ही अमीबा इसको घेरता है ना, उसके बाद इसके ऊपर एक जालिका, खाद्य जालिका बनाता है, इसको क्या करने के लिए, अपने अंदर समाहित करने के लिए। अब जैसे ही अपने सीडोपोडिया की मदद से, सीडोपोडिया जो अमीबा ने अपने भोजन को घेरा, किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। अमीबा ने अपने फूड को सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है, घेरता है। ओके, फिर उसके बाद उसे क्या कर लेता है, अपने अंदर उसको क्या करता है, समाहित कर लेता है। समाहित करने के बाद ये अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर से इसके ऊपर एंजाइम छोड़ता है। क्या छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है। क्या करने के लिए, जना ये जो इसका फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, जटिल फूड है, जब वो उसके ऊपर एंजाइम छोड़ेगा फिर उसको वो क्या कर देगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, सरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये जो भोजन है केमिकल रिलीज करने के बाद इसका केमिकल क्या करता है, इस फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद वो अपने अंदर क्या कर लेता है, इस प्रकार नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेता है, नेक्स्ट स्टेप में उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, उससे सारा न्यूट्रिशन अपना ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण करता है। स्वांगीकरण करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे मान लीजिए हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है, फिर उसको क्या करेगा, अपने किसी भी अंग से उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को। ओके, तो ये इसका पूरा प्रोसेस था, किसका, अमीबा का।
सबसे पहले वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करने के लिए जैसे ये अमीबा है, इसके सामने जैसे ही फूड आया, आइए इसने अपने सीडोपोडिया की मदद से उसको सबसे पहले घेरा। घेरने के बाद उसके ऊपर एक ऐसे जालिका बनाता है, खाद्य जालिका बनाता है, इसी को बोलते हैं खाद्य जालिका। क्या बोलते हैं, खाद्य जालिका। ओके, खाद्य जालिका बनाने के बाद वो क्या करता है, उसके ऊपर उसको अपने अंदर समाहित कर देता है। हल्का सा समाहित करने के बाद उसके अंदर अपना एक एंजाइम छोड़ता है, सीक्रेट एंजाइम छोड़ता है, जिसकी वजह से वो फूड को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप में उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। मतलब उसका अवशोषण तो यहाँ पे हो गया, अवशोषण करने के बाद उसका स्वांगीकरण करेगा कि जो जो वेस्ट मटेरियल है उसको अलग कर देगा, जो उसके यूजफुल है उसको अपने अंदर समाहित कर लेगा। फिर उसके बाद उसका स्वांगीकरण करेगा, मतलब एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन में क्या होगा, वो देखता है कौन कौन सा हमारे लिए अनुपयोगी है। जो अनुपयोगी रहेगा फिर उसको अपने अंदर से किसी भी कोशिका द्वारा उसको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है, और इसी को बोलते हैं बहिक्षेपण। क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण। ओके, सबसे पहले इसने क्या किया, इसने फूड को घेरा। घेरने के बाद इसने क्या किया, ग्रहण किया। अब देखिए यहाँ पे इसका क्या कर दिया गया, ग्रहण कर लिया गया। यहाँ पे क्या हो गया, इसका ग्रहण हो गया। ग्रहण होने के बाद फिर उसने क्या किया, ग्रहण होने के बाद अवशोषण करेगा। यहाँ पे ग्रहण किया, उसका क्या करेगा, अवशोषण। अवशोषण करने के बाद अवशोषण करने के बाद उसका क्या करेगा, ऐसे स्वांगीकरण करेगा। क्या करेगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर देगा, बहिक्षेपण। तो यहाँ पे हो गया इसका बहिक्षेपण। आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल अमीबा का प्रोसेस समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं इसको एक एक पॉइंट को लिखा देता हूँ कि ग्रहण कैसे करता है, पाचन कैसे करता है, अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। ओके, तो चलिए अपने स्लाइड में इन पांचों चीजों को अच्छे से, डिफिनीशन को आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, उसको हम लिख देते हैं। आप लोग उसको नोट डाउन या स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक जो हमने अमीबा का स्टेप समझा कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस हो रही थी, उसको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ग्रहण में क्या लिखेंगे। अमीबा सबसे पहले अपने भोज्य पदार्थ को सीडोपोडिया की मदद से क्या करता है, उसे घेरता है, फिर उसको खाद्य जालिका उसके द्वारा अपने अंदर समाहित कर लेता है। ओके, फिर उसका क्या करेगा, ग्रहण किया था, उसका पाचन भी करेगा। पाचन में क्या करेगा, अमीबा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के बाद अपने बॉडी में क्या करता है कि एंजाइम छोड़ता है, जिससे वह अपने भोज्य पदार्थ को अपने फूड वैक्यूल में क्या कर देता है, तरल पदार्थ में क्या कर देता है, तोड़ देता है। ओके, अब तीसरा उसका क्या है, उसको क्या करेगा, अब जब उसने खाना खा लिया है फिर उसका पाचन कर दिया है, अब उसका क्या करेगा, अवशोषण करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है, पचे हुए पदार्थ को जीव द्रव में, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, जीव द्रव में अवशोषण करने की प्रक्रिया होती है तथा अपशिष्ट पदार्थ फूड वैक्यूल में ही स्टोर किया रहता है। अब उसको फूड जो फूड उसने डाइजेस्ट किया है तो उसको क्या करेगा, अब उसका पचे हुए पदार्थ को क्या करेगा, अवशोषण करेगा। किसमें, जीव द्रव में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको अपने फूड वैक्यूल में स्टोर किया रहता है। देखिए वही कह रहा है, फूड वैक्यूल में स्टोर किया रहता है। अब चौथा स्टेप क्या था, स्वांगीकरण। इसमें क्या करेगा, इसमें अमीबा अवशेषित भोजन का उपयोग करके, जो अवशोषित था, जो उसने एब्जॉर्ब किया था, उसका इसमें अमीबा अवशोषित भोजन का उपयोग करके क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन का विकास आदि में क्या करता है, मिला लेता है। सही है। फिर उसके बाद क्या करेगा, पांचवा पॉइंट बहिक्षेपण, अनडाइजेस्टेड फूड को। फिर अंत में अमीबा की क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, टूट जाती है, कहीं से भी ब्रेकडाउन हो जाती है जहां से वो चाहेगा, जिससे क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल देता है। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है। मैं चाहता तो अमीबा पैरामीशियम में पोषण पढ़ाता, लेकिन अभी नहीं। देखिए पैरामीशियम में जो पोषण होता है वो सारा स्टेप अमीबा की तरह होता है, बस उसमें एक चेंजेस आ जाता है, उसका एक खुद का मुख पाया जाता है और उसमें एक सीलिया पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसके वजह से वो अपने फूड को अपने मुख की ओर लाता है, फिर उसका डाइजेस्ट करता है। और सेम प्रोसेस अमीबा की तरह होता है, लेकिन उसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, उसको डिस्कस करेंगे। फिर मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुकोशिकीय जीवों में आता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। तो कल मिलते हैं और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आएगा एक और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, सी यू सून। सपोर्ट बनाए रखे, वीडियो को शेयर करते, समझ रहे हो। हाँ।